बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं। मारूफ सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए काम करते हैं और अपना प्रोग्राम भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर। और शहबाज का शुमार उन रिपोर्टर्स में होता है जो पाकिस्तान में इकॉनमी करने वाले बेहतरीन रिपोर्टर्स हैं। आज बहुत ही ख़ुसूसी नशिस्त शहबाज के साथ इस वजह से मैंने रखी है क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे हुकूमत के तर्जुमान वो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आकर सब अच्छा की रिपोर्ट बताते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है, हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात दुरुस्त हैं, दुरुस्त होने जा रहे हैं? जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता भी दुरुस्त है या नहीं? और चीन का जो दौरा हुआ, हालिया दौरा पाकिस्तान का, एक हाई पावर्ड मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन चीन में मौजूद था, क्या ये चीन का दौरा कामयाब रहा? क्या हमको अच्छी चीज़, अच्छी खबर लेकर आए हैं चीन से या नहीं? इन तमाम मामलात पर शहबाज से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शहबाज, क्योंकि हमारी नशिस्त जो है वो काफ़ी दिनों के बाद हो रही है, तो मैं जिस दिन आपने ट्वीट किया था ना, मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं वहाँ से उस मामले के ऊपर बात करूँगा। ये ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। चॉइसेस आफ्टर द डिज़ास्ट्रस बजट कि बजट जब सामने आया 29 जून को, आपने ट्वीट किया कि हमारे पास अब क्या चॉइसेस हैं। चॉइसेस आपने कहा नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान छोड़ दें अगर आपके पास चॉइस है। नंबर 2 आपने कहा कि सैलरी कैश में लेना शुरू कर दें। तीसरा आपने कहा कि डोंट फुली डिस्क्लोज ऑल एसेट्स एंड रिटर्न्स, के अपने जो असासे हैं वो रिटर्न्स में ज़ाहिर ना करें क्योंकि इवेंचुअली उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा दोबारा, अगरचे आपने वो बनाए हों टैक्सेस देने के बाद जो आपके पास रकम बचती है उससे बनाए हों। नेवर कम इन द टैक्स नेट, कि आप कभी भी जो टैक्स का जाल है उसमें ना आए। इफ़ यू आर स्टिल आउटसाइड द नेट, कि अभी अगर आप टैक्स नहीं देते तो फिर आप आगे भी टैक्स ना दें। ट्राई टू जॉइन एनी ऑफ द पावरफुल ग्रुप्स दैट गॉट इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस टुडे, कि जिन लोगों को टैक्स में छूट दी गई है, आप भी उस ग्रुप का, उस माफिया का, उस कार्टेल का किसी तरीके से हिस्सा बन जाए। और अगर आप 1 से 5 तक नहीं काम कर सकते, देन योर होम टेक सैलरी आफ्टर पेमेंट ऑफ 50% इनकम टैक्स, 18% सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी विल जस्ट बी 25 आउट ऑफ ₹100। क्या हम 29 जून के बाद अगस्त में भी, यानी कि अब 31 जुलाई और अगस्त की 1 के दरमियान हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इन्हीं 5 मामलात पे कायम हैं? अभी भी आपका मशवरा यही है? जी बिल्कुल। मैंने जो 28 जून को बजट पास हुआ और बजट पास होने के बाद रात को जब मैं घर गया तो मैं ये सोच रहा था, मैं चूँकि डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था कि क्लॉज से गो थ्रू हुआ, मैंने कहा किस मुल्क में रह रहे हैं हम, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है ना कि पाकिस्तान एक मेक एंड ब्रेक जो एक सिचुएशन है वहाँ पे पहुँच चुका है। तो जब कोई चीज़ मेक एंड ब्रेक के ऊपर हो, पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे तो आप करेक्टिव मेजर्स लेते हो, आप ऐसे रिग्रेसिव मेजर्स नहीं लेते जिससे और ज़्यादा माशरे के अंदर बेचैनी फैले। और आप देख लें, आज एग्जैक्टली 1 महीने के बाद जब हम बैठे हुए हैं, जमात इस्लामी सड़कों के ऊपर है और उनकी क्या मुतालबात है? उनकी यही मुतालबात है कि सैलरी क्लास की टैक्सेशन जो है उसको वापस लिया जाए। उनके यही बिजली और उनके यही मुतालबात है, बिजली के बिल्स को जो है वो आप कम करें। बाकी 3-4 और बड़े जो टैक्सेस लगे उसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। तो एज अ रिपोर्टर हम वो चीज़ देख रहे होते हैं, जो चीज़ होने जा रही होती है, ये हमारे जॉब का एक हिस्सा होता है क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरते हो, आप चीज़ फील कर रहे होते हो। यही वजह है कि आज जो आपका तनख्वाहदार तबका, खासतौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, जिसकी तनख्वाह में 20 से 25% इजाफा हुआ, आप आज ज़रा उनसे जाके पूछिए तो सही कि जो उनकी पहली सैलरी स्लिप मिली है नए माली साल की, कितना फ़ायदा हुआ उनको 20 से 25% तनख्वाह में इजाफे का। मैं इस पर बहुत जल्द एक स्टोरी भी करूँगा। मेरे पास अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं, ग्रेड 20 के बहुत सारे केसेस में नेगेटिव है। 20% इजाफे के बाद होम टेक सैलरी नेगेटिव है। ग्रेड 21 में कुछ जगहों पे 4 से 5 हज़ार रुपए के सिर्फ नहीं, तो आप सैलरी की बात कर रहे हैं, साथ में साइड बाय साइड जो कीमतें हैं अशिया की, आपके दोनों तरफ डबल जेपडी होगी ना। एक साइड पे जो होम टेक सैलरी है उसमें कमी होगी, दूसरी साइड पे जो इन्फ्लेशन हो रही है। अब हमारे अवाम भी साथ है, हुकूमत उनको बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी कामयाब रहती है अक्सर, कि जी पिछले साल तो महंगाई 38% थी तो उसकी रफ्तार कम करके हमने 12% कर दी। देखिए पिछले साल जो 22-23 का माली साल था, जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट था वो तकरीबन 30% था। जो अभी 23-24 का माली साल ख़त्म है इसमें एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 23.5%। तो 23 के ऊपर 23.5% है, ठीक है, सॉरी 30 के ऊपर 23.5% है। ये 30 का मतलब ये नहीं है कि 130 रुपए की चीज़ तो वो 100 जो है वो 23 रुपए की होगी। अच्छा, ये मैं ज़रा ना सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करें, लोगों को भी ज़्यादा अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि ये जो हुकूमत के लोग जो हैं वो आकर गला फाड़ फाड़ कर ये कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है, ये क्यों नहीं बताते कि महंगाई बढ़ने की शरह दरअसल कम हुई है। जो चीज़ अब 100 से 150 रुपए में 15 दिन में या महीने में पहुंचनी थी, अब वो 2 महीने में पहुंचेगी। महंगाई तो बढ़ रही है ना, उसकी सिर्फ शरह में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है।
इसको कहते हैं कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। तो हमारे साथ तो ये हो रहा है। राना साहब ये बताएं कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ये आपने फिच के हवाले से बहुत रिपोर्ट किया, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये फिच की रिपोर्ट जारी तो कोई नहीं हुई थी, ये पाकिस्तान वाला पोर्शन, ये रिपोर्ट कहाँ से लीक कैसे हुई है रिपोर्ट? नहीं, ऐसा नहीं कि जारी नहीं होती, वो नॉर्मली एक समरी फॉर्म में देते हैं और कुछ जो किसी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपने क्लाइंट्स के लिए भी रिपोर्ट्स वो बनाते हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी वो गालबन किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो था दुबई बेस्ड या गालबन गल्फ बेस्ड, उसको उन्होंने जारी की थी जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी। तो वो रिपोर्ट लीक हुई मीडिया को और उसमें ज़्यादातर जो कमेंट्री थी पॉलिटिकल और उसके ऊपर थी इकॉनमी के हवाले से भी उन्होंने 10 साल का अपना एक सिनारियो दिया। अब उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है कि जो फिच है उसने भी क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की जारी कर दी है और S&P ने भी कर दी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो है पाकिस्तान की रेटिंग को मेंटेन रखा है। CCC पॉजिटिव जो पहले थी उसको अपग्रेड उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वहीं पे रखा है। दैट मीन इट इज़ द जंक रेटिंग, और जंक रेटिंग का मतलब ये है कि हुकूमत आलमी मंडी में जो बॉन्ड्स फ्लोट करना चाहती है नहीं कर सकती, करेगी। ऐसा नहीं कि पाबंदी होती है, पाबंदी नहीं होती, और उसका रेट बहुत हाई होता है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आपके लिए फिजिबल नहीं होता। जो फिच है, फिच ने पहले CCC रेटिंग दी हुई थी, अब उसको स्लाइटली पॉजिटिव कर दिया, स्लाइटली अप कर दिया CCC पॉजिटिव। अभी भी इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं बोला जाता, मतलब अच्छा ये नहीं, मुझे आसान लफ्जों में लोगों को ये बताएं कि जो भी बंदा फिच की, क्रेडेंडो की, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पाकिस्तान के मुतल्लिक फिल वक्त रिपोर्ट पढ़ेगा और वो एक बड़ा पोटेंशियल इन्वेस्टर है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो उसी पर रिलाई करते हैं। पहले तो ये बता दें, इन्हीं रिपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये तीनों इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं, फिर सबसे बढ़कर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या असेसमेंट है पाकिस्तान की, वर्ल्ड बैंक की क्या असेसमेंट है, फिर उनकी अपनी जो एम्बेसीज पाकिस्तान में होती हैं वो उनको क्या कह रही हैं, और फिर उनको मीडिया में क्या छप रहा होता है, और इंश्योरेंस से ज़्यादा मतलब मीडिया में क्या छप रहा होता है, ग्राउंड के ऊपर पल्स क्या है। अभी जो रिपोर्ट है या रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने के बाद हमें ये बताएं कि एक पोटेंशियल $10 बिलियन की कंपनी पाकिस्तान में कितना पैसा लगाने का सोचेगी, उसको पाकिस्तान एक कारोबार नज़र आएगा या जुआ नज़र आएगा? देखिए इस स्टेज के ऊपर तो बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड नहीं है। जब तक पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप IMF का प्रोग्राम कर भी लें तो आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। ख़ुद अभी जो इनकी अपनी जो असेसमेंट्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो नए माली साल जो शुरू हो चुका है जुलाई से, उसमें उन्होंने बजट का हिस्सा बनाया हुआ या उनके असेसमेंट्स का हिस्सा है वो तकरीबन $2.2 बिलियन है। इस साल अगर $1.9 बिलियन पे क्लोज हुआ है माली साल पिछला जो, और उसे आप $2.2 बिलियन पे कर रहे हो, तो मतलब आप तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ की बात करें ना, मेजर इंक्रीज़ तो गवर्नमेंट खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैंने या आपने क्या एक्सपेक्ट करना है। और देखिए इस वक्त हुकूमत जा चुकी कन्फ्रंटेशन मोड के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है, उसको नलीफाई करने के लिए उन्होंने जो एक हरकत की है कि एक लेजिस्लेशन रेट्रोस्पेक्टिवली माजी से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, अभी हुई तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो जो इन्वेस्टर होता है वो रीड कर रहा होता है, और यही वजह है कि आपको किसी भी साइड के ऊपर कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। तो आपने कैसा फील किया जिस वक्त वज़ीर ख़जाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चाइना से आने के बाद, स्पेसिफिकली चाइना के दौरे के ऊपर तो मैं बात करता हूँ, मुझे ये बताएं, जब उन्होंने कहा कि दैट लग्जरी वी डू नॉट हैव एनी मोर, कि वहाँ से पैसे आ गए, उधर से पैसे आ गए, चीन से आ गए, कतर से आ गए, UAE से आ गए, सऊदी अरब से आ गए, 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, दैट लग्जरी वी डू नॉट हैव एनी मोर। आपने आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे उस पर बैठ के आपने कैसा फील किया ये सुन के? नहीं, ये नई बात नहीं उन्होंने की, ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी है, और बल्कि फेडरल कैबिनेट के अंदर भी ये बात हो चुकी है कि अब हम पैसे मांगेंगे नहीं। अब लोग तो एक तो दे नहीं रहेंगे, हम मांगेंगे भी नहीं। एडिशनल लोन्स हम बायलैटरल नहीं लेंगे, मल्टीलैटरल, मतलब वर्ल्ड बैंक से ले लिया, ADB से ले लिया, IMF से ले लिया। जो रविश थी कि इजाफी कर्जे लेना चीन से, सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स खुद कह रहे थे, इससे पहले भी कह रहे थे हम नहीं लेंगे, क्योंकि अब आपके पास वो स्पेस ही नहीं है। तो इन अ वे अब मुझे ये लग रहा है कि पहले तो जो आलमी ताकतें थी ना वो आपको पनिश कर रही थी, अब IMF भी आपको पनिश कर रहा है, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है बजट के अंदर। ये जो सैलरीड क्लास वाला इशू है, ख़ासतौर पर जब तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेशन की बात हुई, और मेरी बजट से पहले उनसे डिस्कशन हो रही थी फाइनेंस वालों से, और हमें पता हो रहा था कि क्या चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने उनको बड़ा क्लियरली लफ्ज़ों में बताया था कि इस दफ़ा ये कोशिश मत करना टैक्सेस बढ़ाने की सैलरी क्लास, तुम लोगों को बहुत बुरी तरह रिटेलिएशन मिलेगी।
उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे ना बढ़े। फिर जब IMF की तरफ से ये चीज़ डिस्कशन में आई तो उन्होंने किसी पॉइंट पर रेज किया कि अब उनके लिए पहले जस्टिफाई, IMF क्या, इफ आई मे कंप्लीट दिस सेंटेंस, उन्होंने पहले बोला कि जी उनके लिए तो अफोर्डेबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आपका एक IMF के जो द मिशन चीफ जो है नेथन पोर्टर, उसने ये बोला इनको मीटिंग में कि यही एक जरिया है जहाँ से तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो गारंटेड, बाकी तुम लोगों की काबिलियत के ऊपर हमें कोई इतबार नहीं है। तो अब IMF भी इनको पनिश कर रहा है कि ठीक है सैलरी क्लास को लगाएं टैक्सेस, जब वो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेशन लगेगी वहाँ से जब इनको ब्लो बैक आएगा तो शायद ये कुछ और एरिया की तरफ जाके सोचना शुरू कर दें। बट आपको पता है हमारे हुक्मरान चाहे वो PTI वाले हो, नून लीग वाले, उनकी रविश एक ही होती है कि अवाम है जिसके पास आवाज़ नहीं उसके ऊपर बोझ डालते जाओ। यही वजह है कि PTI के टाइम पर भी सैलरी क्लास पर टैक्सेशन हुई, PDM के टाइम पे भी फिर सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेशन बढ़ी, अभी फिर बढ़ा दी। लेकिन यहाँ अब कंपैरिजन आ गया एप्पल्स और ऑरेंजेस का। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये हो गई है, क्या मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब IMF जो जिस तरह की टैक्सेशन करवा रहा है, डू दे एक्चुअली वांट कि पाकिस्तान में रिवोल्ट हो जाए, बलवा हो जाए, दंगा हो जाए? क्योंकि जिस क्लास को टारगेट किया जा रहा है, एलीट को तो फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने मांग के खाना है उसको भी। ये दो तबकात है एक जिनका पहले भी गुजारा मांग कर होता था, उनका आज भी हो रहा है, उनको भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। जो सबसे ऊपर वाला तबका है उसको भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। असल तो दरमियान वाली ब्रैकेट है वो तो उड़ गई। देखिए मैंने अभी बोला ना आपको कि IMF अब पाकिस्तान को पनिश कर रहा है। आज से 2 साल पहले इन्होंने पॉलिसी चेंज की या 3 साल पहले कि फिस्कलाइजेशन ऑफ द पावर सेक्टर लॉसेस, मतलब ये कि जो बिजली के शोबे में जितने भी नुकसानात हैं उसको अब टैरिफ बढ़ाकर पूरा करें। वो अब सब्सिडीज़ भी आपको इजाफी देने पे नहीं वो कर रहे थे, अलाउ कर रहे थे, हद से ज़्यादा अलाउ नहीं करते वो। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो उस साइड से काबू नहीं आ रहे, ना ही लाइन लॉसेज अपने कम कर रहे हैं, ना चोरी कम कर रहे हैं, ना बिलों की रिकवरी जो है उसको ये इंप्रूव कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आपने लॉसेस करने हैं तो कीजिए, तो फिर उतना ही जितने आपके अगले साल की उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके मुताबिक आप बिजली कीमतों में। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि IMF जो है वो उसका हमारा ज़ाहिर है कि उनके साथ इनिशियली तो चीज़ें तय हो गई हैं, 37 माह $7 अरब, लेकिन ये हमें मिलेगा तब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जब ये अप्रूव होगा और उसमें हमें एक जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो इंश्योर करनी है कि हमारे पैसे जो रिटर्न करने हैं वो पूरे होंगे, तब वो हमें पैसे देंगे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ओके करेंगे, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये तो करेक्ट फाइनेंस और रीस्ट्रक्चर का भी कोई बात है क्या? ये बात दुरुस्त है कि चाइना के साथ रीप्रोफाइलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स होगी तभी IMF? नहीं, दो डिफरेंट चीज़ें। एक तो जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है चाइना के CPEC के तहत, उनकी जो रीप्रोफाइलिंग है रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, बल्कि उसमें रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल है। वो हुकूमत खुद कोशिश कर रही है जो बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। IMF की एक लॉन्ग टर्म ये डिज़ायर ज़रूर रही है कि जी ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स आपने जो है साइन किए हैं चाइना के साथ, और मज़े की बात ये है कि मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 2019 था या 2020 था, ये चीज़ PTI के टाइम पे वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट के तहत, वर्ल्ड बैंक के एक लोन के तहत PTI मान चुकी है कि हम तमाम जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उसमें चाइना का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता, तो ऑल का जब आ जाए तो उसमें कवर हो जाता है चाइना, उनको हम रीनिगोशिएट करेंगे, ये PTI मान चुकी है। ये तब से नहीं, वो तो 148 पे फिक्स भी करवाया था कुछ वक्त के लिए। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो उसका हिस्सा ज़रूर था, वो कंप्लीट स्टोरी नहीं थी। कंप्लीट स्टोरी के अंदर तो आपका इंपोर्टेड कोल और LNG के बजाय लोकल कोल के ऊपर चले जाए, वो सारे ओवरऑल पावर परचेज एग्रीमेंट सारे रीनिगोशिएट करने की चीज़ PTI मान के जा चुकी है वर्ल्ड बैंक के साथ। उसी चीज़ को अब ये लेके IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी आगे चल रहा है। एक तो वो ये चीज़, वो जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो ओवरऑल प्रोग्राम का हिस्सा तो होगा, लेकिन वो प्रायर एक्शन नहीं है। प्रायर एक्शन जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है वो है ये जो $12 अरब के चीन के, सऊदी अरेबिया के, मुत्तहिदा अरब अमारात के जो कर्जे हैं, इनका पहले 1 साल के लिए रोल ओवर होता था। तो अभी IMF कह रहा है कि इसका 37 महीने का लें, 3 साल का लें, वो 36 माह 37 माह 3 साल का लें, क्योंकि जो प्रोग्राम पीरियड में वो कहते हैं, यानी इन शॉर्ट IMF ये कहता है कि हम जो आपको पैसे दे रहे हैं इसका इसमें से एक चवानी भी आप चीन का कर्जा वापस लौटाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज दैट करेक्ट? ये तो हमेशा वो कहते हैं, और ये पॉलिसी IMF की ही नहीं US की भी है ना। बेसिकली इस वक्त जो IMF इज एक्टिंग लाइक अ फॉरेन पॉलिसी टूल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अब लिवर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, वो ये कर रहे हैं और उनको कर रहे हैं। ये प्रोग्राम के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिल चुकी है। अब चीन का जो दौरा हुआ, कुछ ऐसी सी इतलात हैं कि चीन जब हम गए हैं तो हमें शायद जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिला। वैसे टारगेट क्या था उससे पहले ये मुझे बताएं, 1 से 100 तक, 1 बदतरीन, 100 बेहतरीन। आप ये जो अभी आ गई है हुकूमत, इसकी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की परफॉर्मेंस 1 से लेकर 100 तक, इस हुकूमत की मुआशी महाज पे परफॉर्मेंस 1 से लेकर 100 तक
कहाँ पे फिट इन बैठती है, कौन से नंबर? देखिए, इट इज़ टू अर्ली टू गिव अ स्कोर टू अ गवर्नमेंट जो कि 5 साल के लिए आई हो, ठीक है। अच्छा, 5 साल के लिए आई। आप फिच की रिपोर्ट पे बिलीव नहीं करते? देखिए, आईनी तौर पर तो 5 साल की ना, हमें नहीं पता 1 महीने में खत्म हो जाती, 2 साल में। मेरे पास तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं ना, मैं कर नहीं, आईनी तौर पर नहीं, कानूनी यानी आईनी तौर पर गवर्नमेंट की टेन्योर मतलब जो असेंबली के, लेकिन आईन में ही गुंजाइश ये भी है ना, चेंज हो सकती है, जिसको खान साहब नहीं माने थे ना, चेंज होने की भी, डिसॉल्व होने की, वो ठीक है। आईनी तौर पर असेंबली 5 साल करने की भी, 5 साल के लिए असेंबली है, ठीक है। अभी 5 माह भी नहीं हुआ, तो इट इज टू अर्ली टू मेक एनी जजमेंट। लेकिन जो बजट है, दिस इज द वर्स्ट बजट एवर दैट वी हैव सीन इन पास्ट एटलीस्ट 18 ईयर्स, जब से ये मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए वो तो चीज़ें विजिबल है ना, लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो उनकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है। सही, आप सॉरी, अब आगे देखिए, इसमें तो कोई किसी को डिफेंड नहीं कर सकता ना, किसी को भी। हैविंग सेड दैट, ये हम जो बहुत जल्दी इनको रेटिंग्स देना शुरू कर देते हैं, ये भी एक मुनासिब बात नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हाँ ये एक हकीकत है कि गवर्नमेंट जो कन्फ्रंटेशन में जा चुकी है। हाँ, ये भी एक हकीकत है कि पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है उसको गवर्नमेंट नहीं दे रही, और उसको इवन अगर एक सूबे की चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आए हुए फैसले पर कहेगी कि ये जजेस का टोला है, हम इनको आहनी हाथों से निपटेंगे, हम आपके लिए आसान नहीं होने देंगे, आपके ज़मीर बिके हुए हैं, तो इंटरनेशनली लोग इसको पढ़ते हैं, नोट करते हैं कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर कन्फ्रंटेशन कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। असेंबली के अंदर जब इतनी बड़ी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो भी तो यही मूव है ना कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको अंडू करना है, वो तो बात खत्म हो जाती है ना। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि चीन वाला, हाँ, आप चीन गए, मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी इतलात हैं, सिंगल सोर्स का इन्फॉर्मेशन है तो आई कैन नॉट एक्चुअली बी वेरी श्योर अबाउट इट, बट शुनीद है कि चीन ने कुछ थोड़ा सा इस बात पे भी एतराज़ किया कि 2023 में जो आपने IPPs को पेमेंट्स की हैं, उसमें आपने गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि आपने प्रेफर किया है अपने कॉलोनीज़ को, रिश्तेदारों को। हमारी जो IPPs हैं उनका जो 468 अरब का गालिबन जो है वो अब बना हुआ है, लॉग बना हुआ है, उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ मशवरे दिए थे कॉस्ट कटिंग के लिए, लाइन लॉसेस, थेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, गालिबन आपने वो फाइल ही उठा कर नहीं देखी। आप हमारे तो किसी बात को मान नहीं रहे, हमारे से आप कह रहे हैं कि हम देखिए, चीन इस ज़बान में बात नहीं करता जिस बात में आप कह रहे हैं। चीन का बात करने का तरीका डिफरेंट है। चीन इज़ नॉट लाइक अमेरिका। ये जो बात आप जिस अंदाज में कह रहे हैं उस अंदाज में अमेरिका। वैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जब कोई बात कहते हैं ना तो हमें यही लगता है कि ये चीन कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, इज दैट करेक्ट? नहीं, देखिए, चीन का एतराज़ क्या है, जो हम लिख भी चुके हैं, ये तो चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है ना, जो चीन क्या कह रहे हैं। चीन ये कह रहा है कि जो सीपेक एनर्जी पर आपके जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसके तहत जो चाइनीज़ पावर प्लांट्स हैं उनका 0 होना चाहिए सर्कुलर डेट। तो 30 जून तक जो उनका सर्कुलर डेट है वो 401 अरब रुपये है, जिसकी तरफ आप भी रेफर कर रहे हैं। और ये उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। जब तक ये मसला आप हमारा हल नहीं करेंगे ना, तो आगे हम और IMF कहता है कि वो पैसे रोक दें। नहीं, IMF इस तरीके से नहीं कहता है कि रोक दें, बट IMF जहाँ से गवर्नमेंट ने वो पेमेंट सेटल करनी वहीं पे वो कदम लगा देता है। IMF बड़े तरीके से चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर रहा है। वो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली नहीं कहता, समटाइम्स वो इम्प्लिसिटली कहता है। वो ऐसे कहता है कि जैसे आपका ML1 का प्रोजेक्ट है ना, तो ML1 के प्रोजेक्ट पहले $7 अरब का था, फिर $10 अरब का हो गया, वो काट के $7.25 अरब का हो गया। अब $7.25 अरब का भी नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं जी कि पहली फेज़ ले लो $3.25 अरब की। तो वो ये नहीं कहेगा कि $3.25 अरब का ना लो। अब $3.25 अरब में से अगर $2.8 अरब उसमें चीन का कर्जा है, तो उसके लिए आपको सॉवरेन गारंटी देनी है। तो वो क्या करेगा कि जो सॉवरेन गारंटी की पूरी लिमिट है पाकिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट की, उसको ऐसे उसके ऊपर एक कैप लगा देगा कि चाइना को अब सॉवरेन गारंटी दे ही नहीं सकते। अच्छा, ये उनका तरीका है पाकिस्तान और चीन के जो इकोनॉमिक रिलेशन को खराब करने का। इसी तरीके से वो जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, उन्होंने कह दिया जी, वो उसको ऐसे नहीं कहते कि चीन से जाके निगोशिएट करो। वो कहते हैं चूंकि आपको बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनको आप रीनिगोशिएट करो, विदाउट से कि चाइना से रीनिगोशिएट करो। वो कहते हैं कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स को रीनिगोशिएट करो ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ पावर जो है वो कम हो जाए। तो ये उनके तरीके मुख्तलिफ है बात। अब जो चाइना वाले विजिट की आप बात कर रहे थे, ये दोनों डेफिनेटली कहा ना कि हमारे पैसे दो, जब तक पैसे नहीं दोगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ये गए थे वहाँ पे, जो कर्जों एनर्जी डेट है जो चाइनीज़ कंपनीज ने चाइनीज़ कमर्शियल बैंक से डेट लेके पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए हुए, उसकी पेमेंट है 10 साल की। उसमें कुछ तो सीपेक वाले भी हैं, कुछ नॉन सीपेक भी हैं। तो उसकी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट उन्होंने की कि जी इसको 10 साल की बजाय इसको 15 या 18 साल कर दें, और फिर उसकी जो करेंसी है कर्जे की वो उसको आप चाइनीज़ करेंसी में कन्वर्ट कर दें, और फिर जो इंटरेस्ट रेट उसमें भी कुछ कमी कर दें। तो ये रिक्वेस्ट तो होगी। और दूसरी इन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उसको आप लोकल कोल के ऊपर ले जाएं। बट ये दोनों हैविंग सेड दैट, रिक्वेस्ट करना एक चीज़ है, वो सुन लेते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन विल बी टाइम टेक। सही। शबाज, मुझे अंदाज़ा है कि आपने अभी FBR एक मीटिंग के लिए जाना, तो क्विकली एक दो बातें ज़रा मुझे बता दें।
एक तो ये कि एहसन इकबाल साहब की चल रही है कि वो कोई इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उनकी कोई नहीं बन रही। कुछ खबरें आई थी पहले कि औरंगज़ेब साहब ने चाइना जाना है, फिर पता चला कि जनाब एहसन इकबाल ने जाना है, फिर दोबारा वो तब्दील हो गया। फिर ये क्या मसला चल रहा है? दूसरा FBR के चेयरमैन का इस्तीफ़ा, ये क्या कोई मामला ठीक नहीं चल रहे? ये ज़रा बता दें। देखिए जो तो एहसन इकबाल वाली चीज़ है ना, चाइना जाने वाली, एहसन इकबाल का तो विजिट प्री प्लान था। वहाँ पे उनकी ग्लोबल फोरम थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप जा ही रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी साथ लेते जाएं, तो ये जो एनर्जी डेट की रिस्केड्यूलिंग है इसके ऊपर जाकर उनसे बात कर लें। चाइनीज़ का उन दोनों पहले ही एक उनका इवेंट चल रहा था, तो उसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर की विजिट डिले हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ था। तो मैंने खबर भी की थी कि ये जो लेटर्स थे इसके रिस्केड्यूलिंग के लिए वो तो एहसन इकबाल ने डिलीवर कर दिए, तो उस पर जाके फाइनेंस मिनिस्टर उनसे बात भी कर ली। तो वो ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो इशू आप बात कर रहे हैं उनके रेजिग्नेशन वाली, वो इशू रिलेट करता है शहबाज शरीफ साहब की एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो अप्रोच टू रन द गवर्नमेंट है। वो एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए गवर्नमेंट चलाते रहे हैं। अभी भी उनकी जो रिलायंस है फेडरल गवर्नमेंट में भी है कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है। तो अब प्लानिंग मिनिस्ट्री में अब 2 लोग हैं वहाँ पे एक प्लानिंग कमीशन है और एक प्लानिंग की वजारत है। तो वजारत के जो वजीर हैं वो एहसन इकबाल हैं, जो एम्पावर्ड नहीं होते। जो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें जो इख्तियारात हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास होते हैं, जो कि डॉक्टर जहांजेब खान साहब हैं। ठीक है, अगेन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट में। तो वो प्लानिंग के जो मामलात हैं वो डॉक्टर जो है जहांजेब साहब के थ्रू चला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो उसके ऊपर उनकी एक डिफरेंसेस हैं, वो चल रहे हैं और जब से गवर्नमेंट आई है तब से चल रहे हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है कि वो किससे काम लेते हैं, क्या किससे काम नहीं लेते, लेकिन एक कन्फ्रंट्रेशन जरूर है। इसका जो आइडियली इसका जो मॉडल होना चाहिए ना, अगर प्लानिंग कमीशन है तो प्लानिंग की वजारत की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इख्तियारात हैं आपके रूल्स ऑफ बिजनेस में और जो प्लानिंग कमीशन की जो रेजोल्यूशन है वो डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास होते हैं। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को वो चेयर करते हैं। एनुअल प्लान जो हैं आपके 5 ईयर प्लान, सारा जो आपके इख्तियारात है गवर्नमेंट चलाने के वो DCPC के पास होता है, डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास। तो वजीर की वहाँ पे जरूरत नहीं है, वजीर वहाँ पे एक्स्ट्रा होता है। सही। अच्छा, चेयरमैन FBR की बात भी हो गई। चेयरमैन FBR का बेसिकली वो इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी 1 साल पहले, तो शहबाज शरीफ साहब इनको लगाने ही नहीं चाह रहे थे चेयरमैन FBR। हालांकि बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, अपराइट है, इनके ऊपर पर्सनली इनके ऊपर कोई ऐसा कोई ज़ाती इनके ऊपर कोई कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। हाँ, जो FBR के प्रॉब्लम्स हैं वो एज अ होल तो FBR के प्रॉब्लम्स हम सब पता है और वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी, राशिद लंगड़ियाल जो है इस वक्त सेक्रेटरी पावर हैं, उस वक्त भी वो सेक्रेटरी पावर थे, उनको लगाने की उनकी ख्वाहिश थी। वो नहीं हो सका क्योंकि जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे सागडार साहब, वो इनको लगाना चाह रहे थे अमजद ज़ुबैर टवाना को। तो पिछले 1 साल से कॉन्स्टेंटली ना एक प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इनके ऊपर, अमजद ज़ुबैर टवाना के ऊपर। उनको समटाइम्स अननेसेसरी उनकी भी ग्रिलिंग होती थी। तो अगेन इस दफ़ा उनकी अननेसेसरी ग्रिलिंग हुई है उनकी। और इससे पहले वो प्राइवेटली भी जब हमारे साथ बैठते थे, मेरे साथ जब उनकी कन्वर्सेशन होती है, 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा यार मैं अब रिटायरमेंट ले लूँगा बजट के बाद। तो ये चीज़ें चल रही थी, वो ब्लो अप हुई हैं जब इस फ्राइडे को एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो वहाँ पे PM साहब ने जो कहा जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा उनकी ग्रिलिंग कर दी। ही फेल्ट ऑफेंडेड, हो सके ठीक है जी, फिर आप संभाले FBR, मैं जा रहा हूँ। ये फाइनली 75 से 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी 5 साल में आ जाएगी। इस तरह नकवी क्यों माहौल करते हो, कोई और बात कर आ जाएगी। कोई और बात करो। क्यों क्या देखिए बड़ी तरक्की हो रही है। एक तो तुम मीडिया वालों को ना कुछ नजर नहीं आता, आंखें बंद रखी हुई है। पहले बनी SIFC, अब उसके अगली फेज में SIFC डिवीजन बन गई है। वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एक SIFC डिवीजन बन गई है। अब अपना काम बेहतरीन तरीके से करेगी। तो कोई बहुत इनकार, डिवीजन बन गई है, वहाँ पे लोग हायर होंगे, एक्सपैंड होंगी चीज़ें, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वो जो कुछ $1 मिलियन बढ़ने का हम कहते हैं कि हमारे खजाने में बढ़ गया है, उसके ऊपर कौन से बढ़ा है पैसा? वो कहते हैं इतने $1 मिलियन बढ़ गया, $8 मिलियन का इजाफा हो गया, $500 मिलियन का इजाफा। नहीं, वो तो बावजूद IMF प्रोग्राम की दुनिया ने आपको कर्जा तो दिया नहीं। तो फिर ये जो माली साल खत्म हुआ है इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मार्केट से $6 अरब से ज़्यादा खरीदा है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक लतीफ़ा सुना के जो है ना वो वीडियो एंड कर देता हूँ। राना साहब, एक बंदा था, वो गया रिश्ते के लिए, तो खातून के वालिद से जो उससे मुलाकात हो रही थी, तो उसने कहा कि आप कितना कमा लेते हो? उसने कहा मैं 30,000 कमा लेता हूँ। तो उस बंदे ने कहा कि आपको पता है कि मैं अपनी बेटी को 25,000 महीने की पॉकेट मनी देता हूँ। उसने कहा मैंने वो 25,000 मिला के ही बताया 30,000। तो स्टेट बैंक का भी वही हाल है। स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने बताया था ये है कि जनाब पैसे जो है वो हम इतने कमा लेते हैं। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।